हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी सीटेट की परीक्षा जो है वो चल रही है इस टाइम पे, और हम लोग उसी का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपका जो 10 जनवरी का पेपर था, इसके अंदर बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि आपकी जो आज का सीटेट का पेपर था यानी कि 10 जनवरी का, उसके अंदर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रखे गए थे जो कि सिलेबस से बाहर के थे, ठीक है ना। और ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, कुछ लोगों के द्वारा हमें पता चला है, तो हमने उन्हीं लोगों से पूछ करके यहाँ पर क्वेश्चंस रखे, ठीक है ना। हमने अपने मन से कोई भी क्वेश्चंस नहीं रखे, जैसा लोगों ने बताया है सिर्फ वैसा ही रखा है, ठीक है ना। और मान लीजिए ये एक तरह से आपके जो सीडीपी के क्वेश्चंस आगे होंगे वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग इसको ये मत लीजिएगा कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दमन और दीव की क्राफ्टिंग क्या है। अब देखिए, ये एकदम न्यू क्वेश्चन बना है इस बार पेपर में। आज तक तो किसी ने ना ही पढ़ा है और ना ही किसी टीचर ने अभी तक पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, है ना। एकदम बाहर का यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। विकल्प देखिए क्या रखे गए थे यहाँ पर, बांस की शिल्पकारी, कछुए के कवच, पत्थर की चित्रकारी या फिर वर्ली। अब देखिए बात करते हैं, अगर हम दमन और दीव की जो क्राफ्टिंग है वो क्या कहलाती है। बांस की शिल्पकारी तो होगा नहीं, आप सभी को पता है कि बांस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है असम में, है ना। तो मान लीजिए ये हमारा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अगला कह रहा है कछुए का कवच, मान सकते थे कहीं ना कहीं हम लोग। अगला कह रहा है पत्थर की चित्रकारी। अब ये दो ऑप्शन थे जो कि कंफ्यूज करने वाले थे बहुत से लोगों को, जिन्हें आंसर नहीं पता था, है ना। बहुत से लोगों को आंसर नहीं पता था। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं वर्ली की, अगर हम, तो वर्ली कहाँ की है, तो यह है महाराष्ट्र की चित्रकारी, है ना, हम सभी लोगों को पता है। बच गए दो ऑप्शन आपके। अब हम देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे। पत्थर की चित्रकारी तो कोई होती नहीं है, ये तो आपका जो है जो बड़े बड़े मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पर यूज़ की जाती है। इसी के साथ बचा कछुआ, तो हम थोड़ा सा अपना अगर दिमाग लगाते तो आंसर को अपने टिक कर सकते थे, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो सही बना है, दमन और दीव की जो क्राफ्टिंग है वो क्या कहलाती है, कछुए की कवच, है ना। वहाँ पर जो है वो कछुए के कवच से कुछ क्राफ्ट वहाँ पर करा जाता है। अभी तक तो मैंने भी नहीं देखी है और हो सकता है आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर है हमारा लास्ट में एकदम, यानी कि सीरियल से चौथे नंबर वाला, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, पोचमपल्ली जिला किस राज्य से संबंधित है। अब पोचमपल्ली से भी एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट तो नहीं पता चला कि क्या पूछा गया था वहाँ पर। तो देखिए ये हम सभी लोगों को पता है कि ये जो पोचमपल्ली जिला है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा उड़ीसा से है नहीं, केरल से भी नहीं है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, हरियाणा से भी नहीं है। तो आंसर तो हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बन जाएगा। इसी के साथ हो सकता है यहाँ पर ये पूछा गया हो कि जो पोचमपल्ली जिला है वो किसके लिए फेमस है, तो ये आपका फेमस है कलमकारी के लिए, है ना। तो हो सकता है यही पूछ रखा हो वहाँ पर घुमा फिरा के, इतना ही पूछेगा, इससे बाहर तो कुछ पूछेगा नहीं, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाराणसी की फैब्रिक पेंटिंग क्या है। ये भी देखिए एकदम नया क्वेश्चन बना था, ये भी हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ना ही किसी टीचर ने पढ़ाया है। विकल्प देखिए क्या कह रहा है कि बनारसी साड़ी, पोचमपल्ली, मखाना या फिर घाट। अब देखिए हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते थे, वाराणसी की जो फैब्रिक पेंटिंग है वो हम लोग बनारसी साड़ी लगा सकते थे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आंसर नहीं है, ना ही पोचमपल्ली है, ना ही मखाना है। तो इसकी जो फैब्रिक पेंटिंग के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जो कि आंसर क्या है इसका, घाट, है ना। ये पहली बार हमने भी पढ़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग, इस बार जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 जनवरी के पेपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बांस से बने निर्मित घर किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपका कल के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए ये किससे फेमस है, आप सभी लोगों को पता है, असम, केरल, मेघालय और मिजोरम। पहले आप लोग आंसर करिए जल्दी से कि बांस से बने निर्मित जो घर हैं वो किस राज्य से संबंधित है। मैंने आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा असम, है ना। तो विकल्पों की तरफ आते हैं जो कि हमारा लास्ट में यहाँ पर बनेगा, है ना।
अब अगर हम बात करते हैं मेघालय के बारे में, हमें क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तो देखिए मेघालय के अंदर एक नेपेंथीज पौधा होता है जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और जो जीव होते हैं उनको फंसा करके अपनी मनमोहक सुगंध के द्वारा उन्हें अपना खा लेता है ना। और वो खाता किस लिए है इन जीवों को, क्योंकि उनको खाने से उनके नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में, क्या याद रखना है, तो मिजोरम के बारे में हमें झूम खेती याद रखनी है। इसी के साथ और क्या याद रखना है, तो यहाँ पर जो चेराओ नृत्य है वो यहाँ का फेमस डांस है ना। इससे भी क्वेश्चन जो है वो आपका बन चुका है, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर बांस से बना पुल, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था और देख लीजिए यहाँ पर फिर से एक बार। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा और उसने टिक कर लिया होगा, उसका क्वेश्चन एक सही हो गया होगा, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो है वो आपके साथ जुड़ सके, है ना। अब देख लीजिए पेपर का स्टैंडर्ड कितना बढ़ चुका है ना, पहले जैसा वो बात नहीं रही है पेपर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के मेले कौन कौन से हैं। ये भी एक तरह से न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तक तो डांस के बारे में पूछता था, मेले के बारे में तो नहीं पूछ रखा था, लेकिन इस बार जो है दक्षिण भारत के मेले के बारे में जो है कल जो आपका पेपर हुआ है उससे क्वेश्चन बना है ना। तो विकल्प देखिए क्या रखा गया है यहाँ पर, ओणम, त्रिशूरपुरम, पोंगल, इनमें से सभी। आंसर करेंगे सभी लोग कि दक्षिण भारत के मेले कौन कौन से हैं, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा सभी, है ना। जो आपका ओणम, त्रिशूरपुरम और पोंगल, ये तीनों ही फेस्टिवल यानी कि जो मेले हैं ये सभी आपके दक्षिण भारत से संबंधित है, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, लिंगहुफेन किस देश की सुप्रसिद्ध डिश है। विकल्प दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, हांगकांग। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा, है ना। लिंगहुफेन क्या है, तो ये है एक सांप जो कि कहाँ खाया जाता है, ये खाया जाता है हांगकांग में, है ना। और आप सभी लोगों को पता है सांप की कितनी प्रजातियां हैं, 4 प्रजातियां हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, परख का संक्षिप्त रूप क्या है। यानी कि परख की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है आपसे और आप सभी को अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को कराया भी था परख, है ना। सेम इसी तरह ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा गया है। अब देख लीजिए आप लोग बताइए, मैंने आपको सिर्फ यही बताया था परख के बारे में और इस बार देखिए परख के बारे में पूछा भी गया है। अगर जो लोग पहले से मेरी क्लासेस ले रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हमने आपको परख के बारे में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है ना। अब देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं, प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, प्रदर्शन मूल्यांकन दर और ज्ञान का विश्लेषण, प्रदर्शन पहुंच सीमा और ज्ञान का विश्लेषण, या फिर कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। अब देखिए बात आती है परख की, तो परख का मतलब ही क्या हुआ है कि बच्चे का जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का चहुमुखी विकास करना है, ठीक है ना, इसलिए परख को लाया गया था, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला बनेगा। अब चल के हम थोड़ा सा इंग्लिश वाले की तरफ देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए इंग्लिश में क्या दिया गया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया ना कि बच्चे का चहुमुखी विकास करना है परख के अंदर, ऐसा कहा गया है। तो जिनको भी हिंदी में दिक्कत होती है वो लोग इंग्लिश की तरफ जाकर के चेक कर लेंगे कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है ना। तो दोनों जगह से ही आप लोग अपने आंसर को पहचान के टिक कर सकते थे, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र की चित्रकारी कौन सी है। विकल्प दे रखे हैं मधुबनी, कलमकारी, वर्ली, उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग।
तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या सही बनेगा हमारा, ये बन जाएगा तीसरा वाला, है ना। महाराष्ट्र की कौन सी है, वर्ली है। मधुबनी कहाँ की है, तो मधुबनी है बिहार की, है ना। अगर हम बात करते कलमकारी की कहाँ है, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो यह है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर विकल्प देखिए गलत हो रखा है, उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को एक तो कचनार के फूलों की सब्जी खाना बहुत पसंद है, ठीक ना। अगला क्या याद रखना हमें उत्तर प्रदेश के बारे में, कि यहाँ की जो कढ़ाई फेमस है वो कौन सी है, वो है चिकन की कढ़ाई, है ना। कौन सी है, चिकन की कढ़ाई। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा ना, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। गढ़सीसर क्या है, विकल्प दे रखा है, कुआं है, ट्यूबवेल है, तालाब है, खेत है। आंसर करिएगा सभी लोग, और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी आपके साथ जुड़ सके, है ना। आप लोग क्लास को नहीं शेयर करते, ये बहुत गलत बात है। तो देखिए जो आपका घड़सीसर है, ये एक राजा भी थे आपके घड़सी नामक, है ना। तो इन्हीं के द्वारा जो है एक तालाब को बनाया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, घड़सीसर, है ना। घड़सीसर का मतलब ही क्या होता है, तालाब। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, तीसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि हमारा सीरियल से पहले नंबर पर हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया है आपका 29 दिसंबर का जो पेपर था उसके अंदर पूछा गया है। दोबारा फिर से रिपीट किया गया ऐसा कहा जा रहा है। विकल्प क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है, दुम से सर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, है ना। कहाँ से, सर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। अब इसमें विकल्प क्या दिए गए हैं, बसंत गौरी, मोर, मैना, उल्लू। तो आंसर हम सभी को पता है, इमेज में हम लोग देख भी रहे हैं कि ये कौन है, तो ये है मोर, है ना, जो कि हमारा दूसरे नंबर वाला बनेगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए आपके खत्म होते हैं ईवीएस के क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले भी हैं देखने को ईवीएस के पेपर में, सीटेट के पेपर में। अब बढ़ते हैं हम यहाँ से देखते हैं बाल विकास के 10 प्रश्न, ठीक है ना। एज इट इज नहीं आए हैं, आप लोगों को हम ये बता दे रहे हैं, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन को रखा गया है ना। कल बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट कर रखे थे कि मैम ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। तो देखिए मैंने कल की क्लास में भी ऐसा नहीं कहा था कि यही क्वेश्चन उठा करके आपके रखे गए हैं, ठीक है ना। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीटेट के पेपर में, उन्हीं बेसिस पर आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। तो आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वहीं से फंसे, है ना। ये भी ना हो कि जो चैप्टर आपको बताए जा रहे हैं वो भी आप लोग पढ़ करके ना जाइए, फिर तो आपका लॉस ही लॉस होने वाला है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। अब देखिए विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, जब 1 वर्ष का जो बच्चा होता है जब वो आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तब उसके अंदर कौन सा स्तर शामिल होता है। तो कौन सा स्तर शामिल होता है, तो ये होता है इंद्रिय जनित गामक स्तर, है ना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, दूसरा वाला बन जाएगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि इंद्रिय जनित गामक स्तर से आपका एक क्वेश्चन बना था। अब ये नहीं पता है कि वो किस तरह से बना था, ठीक है ना, कि उसमें क्या देकर के पूछा गया हो, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि इंद्रिय जनित गामक स्टेज से आपका एक क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इंद्रिय जनित गामक स्तर के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को पहचानता है, अपनी माँ को कैसे पहचानता है, तो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की से आपका क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की, फिर डैश दिया गया है, प्राप्त होगी उसका
डैश भी उसी प्रकार से होगा। अब आपको फिल करना है, विकल्प आपके ये दिए हुए हैं, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या बन जाएगा? तो देखिए, आइए चलते अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को में जिस प्रकार की, मतलब बालक को क्या होगा, समाज होगा, विद्यालय होगा, फिर विद्यालय दिया है, फिर परिवार दिया है, तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका समाज, है ना। तो पहले नंबर पे आपका समाज आ जाएगा। अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की क्या मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, पुस्तकें मिलेंगी या फिर संपत्ति मिलेगी। तो सुविधाएं मिलेंगी, पुस्तकें और संपत्ति तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, तो दूसरा नंबर यहाँ पे भर लिया जाएगा। कह रहा है कि सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसका विकास भी उसी प्रकार से होगा, है ना। विकास तो चारों ऑप्शन में सेम दे रखा गया है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही बन जाएगा, यानी कि समाज, सुविधाएं और विकास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस तरह से? कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। विकल्प क्या दिए गए हैं? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देशन देकर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। कोहलबर्ग ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई थी कि आप बच्चे को जब तक धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे तब तक बच्चे के नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाएगा, तो ये बात तो गलत कही गई है। अगला कह रहा है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये बात बिल्कुल सही है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, आप सभी को पता है कि बच्चे को कभी नियम, अवधारणाएं और जो परिभाषाएं होती हैं इन्हें नहीं बताना है। अगला कह रहा है कि कठोर निर्देशन देकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा दूसरा वाला बनेगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ADHD क्या है? विकल्प दे रखे हैं, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, या फिर बच्चे को लिखने में कठिनाई महसूस होती है। तीसरा कह रहा है कि बच्चा एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकता है। चौथा कह रहा है कि बच्चे को बोलने में कठिनाई महसूस होती है। अब देखिए, अगर बात आती है ADHD की, तो इससे आपका क्वेश्चन बना था, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ADHD की फुल फॉर्म क्या पूछी गई थी, ये भी नहीं पता चला कि फुल फॉर्म पूछी गई थी, कि ये पूछा गया था कि किस चीज़ से दिक्कत आती है बच्चे को। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ADHD के फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है ना। क्या होती है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। हिंदी की अगर बात करते हैं तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? ध्यानाभाव अति सक्रियता विकार। ठीक। अब इसके अंदर होता क्या है, बच्चा जो होता है वो एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकता, तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बन जाएगा जो कि सीरियल से तीसरे नंबर पर दिया भी गया है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा उच्च विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है सिवाय किसके? समावेशी शिक्षा से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं चला है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर, है ना। विकल्प दे रखे, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या फिर जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। अगला कह रहा है कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताएं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा कहा इससे क्यों कहा गया है? तो देखिए, जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है, इसने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, यानी कि सभी को साथ में लेकर के चलना है ना। चाहे बच्चा आपका डिसेबल हो या फिर नॉर्मल चाइल्ड हो, दोनों लोगों को साथ में लेकर के चीज़ों को पढ़ाना और सिखाना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है सिवाय कौन सा ऑप्शन, यानी कि नहीं वाला पूछा गया है ना। तो देखिए, पहले में ही निगेटिव दे रखा गया है, यानी कि केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समावेशी यानी कि सबको लेकर के साथ चलने की बात की गई है। तो आंसर यहाँ पर पहला वाला ही गलत हो जाएगा जो कि सीरियल से लास्ट वाले में दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है।
डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं? प्रगतिशील, निशुल्क, बाल केंद्रित शिक्षा आवश्यक, सार्वभौमिकता, प्रगतिशील, प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर भी कर देंगे ताकि और भी लोग जो है वो आपके साथ जुड़ सके, है ना। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा हमारा प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? अब देखिए वहां पर बुद्धि से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं पता है कि किसको लेकर के पूछा गया है ना, मतलब कि किस मनोवैज्ञानिक को लेकर के वहां पर पूछा गया है क्वेश्चन, ये नहीं पता चला, लेकिन मैंने आपको ऐसे उठाकर यहाँ पर रख दिया है। कह रहा है कि बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? विकल्प क्या दिए गए हैं? स्टर्न, हार्वर्ड गार्डनर, स्फीयरमैन, गिलफोर्ड। तो देखिए बुद्धि का जो द्विशक्ति का सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका जो दिया गया था ये दिया गया था स्फीयरमैन के द्वारा, ठीक है ना। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा तीसरा वाला बनेगा। अब हम बात करते हैं इन्होंने ये सिद्धांत दिया कब था? तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये दिया था 1932 में, है ना। कब दिया था? 1932 में, शायद मेरे को लगता है 1932 में ही दिया था, लेकिन आप लोग भी चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इन्होंने क्या कहा था कि इनके अनुसार जो बुद्धि थी उसके इन्होंने 2 कारक बताए थे। कौन कौन से फैक्टर बताए थे इन्होंने? एक तो बताया था इन्होंने जी वाला और दूसरा कौन सा बताया था? एस वाला, है ना। 2 फैक्टर इन्होंने बताए थे। जी का मतलब क्या था? सामान्यीकरण, है ना। और एस का मतलब क्या था? स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट कारक, है ना। तो इनके द्वारा जो 2 कारक बताए गए थे आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं गिलफोर्ड के बारे में, तो गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है ना। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि गिलफोर्ड के द्वारा कौन सा दिया गया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना। तो इनसे बाहर जो है वो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग बस इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? एनसीएफ 2005 से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, है ना। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं? सामाजिक स्तर के अनुरूप, या फिर आर्थिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप, या फिर अभिरुचियों के अनुरूप। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है? एनसीएफ 2005 की, है ना। किसकी बात की गई है? एनसीएफ 2005 की। इसके अनुसार जो बाल केंद्रित शिक्षा थी उसके अंदर जो शिक्षा शास्त्र था उसको किस प्रकार नियोजित करने की बात की गई थी? तो इसके अंदर जो बात की गई थी वो की गई थी बच्चे के शारीरिक स्तर के अनुरूप, है ना। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित विकार है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ना, ये तो सही है। विकल्प क्या दिए गए हैं? लेखन संबंधी विकार, भाषाई संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार, या फिर गणित संबंधी विकार। सभी लोग आंसर करेंगे कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित विकार है, यानी कि बच्चे को डिस्ग्राफिया में किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा पहला वाला, है ना। लेखन संबंधी विकार, यानी कि डिस्ग्राफिया जो होती है इसके अंदर बच्चे को चीज़ों को लिखने में दिक्कत आती है ना। तो आंसर हमारा पहला वाला सही बनेगा, जो कि कोट में पहला वाला बनेगा, सीरियल से दूसरे नंबर वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पठन संबंधी विकार है? अब आपका पढ़ने से संबंधित एक विकार आया था, 2 विकार आपके पूछे गए थे, इसी के साथ जो तीसरा वाला था वो था ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया।
सभी लोग बताएंगे कि पठन संबंधी विकार इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा डिसलेक्सिया, है ना। जब पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है तो वो किससे होती है, डिसलेक्सिया से, है ना। जो कि हमारा आंसर क्या बनेगा, सीरियल से, तीसरे नंबर वाला। अब बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। तो हमने अभी पहले क्वेश्चन देखा जो कि आपका पूछा गया है। तो डिस्ग्राफिया किससे है, यह है लेखन संबंधी विकार। इसी के साथ बात करते हैं अगर डिस्मॉर्फिया में क्या होता है। तो देखिए डिस्मॉर्फिया को अगर हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं, जैसा कि किसी के फेस पे अगर एक पिंपल निकल आया तो वो अपने आप क्या सोचता होगा कि ऐसा तो नहीं, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो सामने वाला देखेगा तो मेरा ध्यान जो होगा वो उसी पर आएगा, है ना। यानी कि सामने वाला भी जो है उसी चीज़ को देखेगा जिस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कि जैसा दूसरे देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं, मैं भी वही चीज़ महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। अगला दे रखा है डिसलेक्सिया, जो कि हमारा पठन संबंधी विकार है। और डिस्कैल्कुलिया है, ये गणितीय संबंधी विकार है ना। तो ये विकार से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके सीटेट के पेपर में 10 जनवरी वाले में, है ना। तो ये था आपका आज का एनालिसिस जो कि आपके सीटेट से क्वेश्चन पता चले थे, और इसी के साथ आपके ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस पता चले थे जो कि नए थे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि अब देख लीजिए जो है पेपर जो है वो मॉडरेट आ रहा है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में दे करके चलना है आप सभी लोगों को। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर मेरे से कहीं मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में आ जाया करिए, है ना। ये जो आपकी ईवीएस की क्लास होती है ये डेली 11 AM पर होती है ना। तो आप सभी लोग बिना नोटिफिकेशन के भी पहुँच जाया करिए टाइम से, है ना। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।